साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो काफी साथी लाइव आ चुके हैं, काफी साथी जुड़ चुके हैं। चलिए, आने में आज तो भाई सही समय पर है, आज ज्यादा विलंब नहीं है। 1-2 मिनट का डिले होना कोई डिले होना नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और आज के सेशन को बहुत ही यूनिक बनाते हैं, क्योंकि आज मेरे साथियों हम लोग बात करने वाले हैं समास पर। समास, सबसे पहले आप सभी लोग बताइए समास किसे कहते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट छाप दीजिएगा। समास किसे कहते हैं? समास क्या है? समास क्या है? मुझे ना कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दो मिनट से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऐप्स नहीं खुल रहा है। और जब मैं इतना परेशान हो जाती हूँ तो आप लोग कितना परेशान होते होंगे। देखिए 4-5 बार ऐप्स खोल चुके हैं, लेकिन मजाल जो खुल जाए, खुलना नहीं तुम आज। चलिए, तो मेरे साथियों शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन में आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। जहां पर हम बात करने वाले हैं समास पर। समास की अगर हम बात करते हैं, समास किसे कहते हैं? सबसे पहले समास की डेफिनेशन क्या होती है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी अनेक पदों का एक पद बन जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है, पहली बात। दूसरी अगर हम बात कहें, सेकेंड बात ध्यान से सुनिएगा, सम सनम समासा। सम सनम, सम सनम, सनम, सनम तो सुना होगा ना। हाँ, वही जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसको सनम बुलाते हैं। तो वही सम सनम समासा, यानी समाज जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी के साथ मेल कर लेता है। सम सनम समासा, सम सनम समासा कहने का मतलब है संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। सम सनम समासा, सम सनम समासा, ठीक है। पदों के मेल को समास कहते हैं। संक्षेप, संक्षेप। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जो समास होता है उसमें दो शब्द मिलते हैं, दो पद मिलते हैं, और जब दो पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उसको समास कहते हैं। यानी अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात यहाँ पर साथियों, समास से आपको ये याद रखना है कि जो समास होता है उसमें दो पद मिलते हैं। समास में क्या मिलते हैं? दो पद मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं, या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। जरूरी नहीं है दो मिले, दो से अधिक भी मिल सकते हैं। हमने आपको जो समास पढ़ाया था उसमें हमने आपको याद रखिएगा द्वंद्व समास पढ़ा दिया था। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास पढ़ाया था मेरे साथियों। हमने आपको द्वंद्व समास पढ़ा दिया था, द्वंद्व समास पढ़ा दिया था। द्वंद्व समास क्या होता है? दो बराबर के पद, दो बराबर के पद, जब दो बराबर के पद मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। दो बराबर के पदों का मिलना, दो बराबर के पदों का होना द्वंद्व कहलाता है। जब दोनों तरफ पद दो हो और दो बराबर के पद हो, जब दो पद हो और दोनों पद बराबर के होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जब दो पद हो और दोनों पद बराबर के हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जब दो पद हो, दोनों बराबर के पद हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कर्मधारय। एक बात बताओ, द्वंद्व समास ही पढ़ाया था कि कोई और भी समास पढ़ाया था? द्विगु समास पढ़ाया था, द्विगु भी पढ़ा दिया। अच्छा, द्विगु भी हो गया, बहुत बढ़िया।
अब जो भी समास बचे हैं वो बड़े बड़े वाले बचे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मधारय। अब यहाँ पर आप पहले समझ लीजिएगा, जो तत्पुरुष समास होता है, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समानाधिकरण। पहला क्या होता है? समानाधिकरण। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है व्याधिकरण। दूसरा क्या होता है? व्याधिकरण। यानी अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। जैसे अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में हमारा कर्मधारय नहीं होता था। प्रारंभ में कर्मधारय नहीं होता था, तत्पुरुष होता था। तत्पुरुष के दो भेद होते थे, एक का नाम होता था समानाधिकरण और दूसरे का नाम होता है व्याधिकरण। तो तत्पुरुष समास में जो समानाधिकरण होता है, तत्पुरुष समास में जो समानाधिकरण होता है, उसी को मेरे साथियों कर्मधारय समास कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये समानाधिकरण तत्पुरुष आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या, कि जो कर्मधारय समास होता है उसमें मेरे साथियों विशेषण विशेष से संबंध होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष से संबंध होता है। ये तो हम बहुत पहले कह रहे हैं कि जो हमारा कर्मधारय समास होगा उस समास में एक ना एक पद, जरूरी नहीं है पहला पद हो, पहला भी पद हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है। यानी कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, सॉरी, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष में या कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, उसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो जो समानाधिकरण का पहला, सॉरी, जो कर्मधारय समास है उसका पहला पार्ट, कर्मधारय समास का पहला पार्ट जो होता है वह होता है विशेषण विशेष से संबंध। क्या होता है? विशेषण विशेष से कर्मधारय, उसको क्या कहते हैं? विशेषण विशेष से कर्मधारय। क्या बोलते हैं? विशेषण विशेष से कर्मधारय। एक सेकेंड, उसको क्या कहते हैं? विशेषण विशेष से कर्मधारय। ठीक है, यानी पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा विशेषण विशेष से कर्मधारय। ध्यान दीजिएगा, पहला होगा विशेषण विशेष से कर्मधारय, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है उपमेय उपमान का संबंध। दूसरा क्या होता है? उपमेय उपमान का संबंध। दूसरा क्या होता है? उपमेय उपमान का संबंध होता है। और जो हमारा तीसरा होता है वह होता है रूपक। क्या होता है? रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय क्या होता है? रूपक कर्म। परेशान नहीं होइएगा, सारी बातें समझ आएंगी। पहले मुझे बताने तो दो, पहले मुझे बताने दो कि सबसे पहला होता है विशेषण विशेष्य, जिसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों उपमेय की तुलना उपमान से होगी,
यानी साधारण की तुलना विशेष्य से होगी। साधारण की तुलना होगी, साधारण की तुलना की जाएगी, किससे की जाएगी? तो विशेष्य से की जाएगी। किससे? विशेष्य से की जाएगी। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है रूपक कर्मधारय, यानी यहाँ पर तुलना नहीं होगी, यहाँ पर रूप ही एक होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेरे साथियों रूप ही एक होगा। लिखना नहीं है इसमें, बताओ आप क्या लिखोगे बच्चा? मैं लिखाऊंगी सब कुछ, आपको एक सीरियल से लिखाऊंगी, पहले आप समझ लीजिएगा। आज वैसे भी थोड़ा कम बुलवाइएगा, क्योंकि आज बोलने का स्टैमिना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने आपसे क्या कहा? पहला विशेषण विशेष्य, दूसरा उपमेय उपमान, तीसरा रूपक कर्मधारय, और चौथा जो हो जाएगा, चौथे को क्या कहेंगे? उभय पद कर्मधारय। क्या कहेंगे? उभय पद कर्मधारय। उभय पद कर्मधारय। तो अगर देखा जाए तो समास कितने होते हैं? इस कर्मधारय के कितने प्रकार होते हैं? कर्मधारय 4 प्रकार का होता है। कर्मधारय 4 प्रकार का होता है। कर्मधारय होता क्या है? कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय होता है। इसके साथियों 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला, अगर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य होगा। करवाऊंगी, अभी सब कुछ बताऊंगी। दूसरा होता है एक की तुलना, यानी साधारण की तुलना जब विशेष से की जाए तो उसको कहते हैं उपमेय उपमान। उसको क्या बोलते हैं? उपमेय उपमान बोलते हैं। तीसरा, जब दोनों का रूप एक जैसा हो, जब दोनों का रूप एक जैसा हो तो उसको क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय कहते हैं। और चौथा, उभय पद कर्मधारय होता है, यानी दोनों ही पद विशेषण होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। उभय मतलब दोनों, पद मतलब पद, कर्मधारय मतलब विशेषण। दोनों पद जब विशेषण होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उभय पद कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय पद कर्मधारय कहते हैं। इतनी बात अगर आपको न समझ में आई है तो फटाफट आप फिर से पूछिएगा। इतने पद आपकी नॉलेज के लिए बनाए गए हैं कि आप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहली बार पता चला ना, क्योंकि एक कोटेशन है, जो भी आपने कॉपी बनाई होगी उसमें लिख लेना, पहली बार अंतिम बार, या अब की बार अंतिम बार, ठीक है। पहले ना पढ़ाई कभी, पहले कोई पढ़ने वाला कहाँ है। चलिए खैर, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते, आज भी छूटेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कर्मधारय। सबसे पहले क्या बात करेंगे? कर्मधारय की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास लिखिएगा। इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें एक पद क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, पहली बात। दूसरा, याद रखिएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही, जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसको ही कर्मधारय समास कहते हैं। यहां पर हमें लिखना है
ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, हमने ये आपसे कहा पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होगा, या दूसरा विशेष्य होगा तो पहला पद विशेषण होगा, है ना। और यहाँ पर क्या कहा, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो सबसे पहले इसका ही एक सूत्र लिख लीजिए। क्या कहता है? कहता है तत्पुरुषा समानाधिकरणा समानाधिकरण कर्मधारया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहा जाता है। क्या हमने कहा? समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहा जाता है। तो ये क्या हुआ? ये साथियों इस बात को यहां पर इसने कहा है। अब दूसरा आता है हमारा सूत्र क्या है कर्मधारय का? सूत्र क्या है? तो सूत्र कहता है विशेषण कर्मधारया। क्या कहता है? कहता है विशेषण और विशेष्य का संबंध कर्मधारय कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध कर्मधारय कहलाता है। विशेषणम विशेषण कर्मधारया। या यहाँ पर एक शब्द और आप जोड़ सकते हो। कहता है विशेषणम विशेषण बहुकारकम कर्मधारया। फटाफट इसको लिख लीजिएगा बिना समय गवाए हुए। फिर इसके बाद हम आपको लिखाते हैं कर्मधारय समास के भेद। इसके बाद लिखाएंगे आपको कर्मधारय समास के भेद। फटाफट लिखिएगा। हो गया? चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसके भेद कौन कौन से हैं सभी लोग एक बार जल्दी से लिख दीजिएगा। कर्मधारय समास के भेद निम्न है। कर्मधारय समास के भेद निम्न है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय। सबसे पहले कौन सा है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय। जैसे आपने देखा इसका पहला पार्ट क्या है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय है, यानी इस समास का एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। हमने आपसे क्या कहा कि जो विशेषण विशेष्य है तो इसमें एक पद विशेषता बताता है दूसरे पद की। इस समास का एक पद विशेषण होगा तथा दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी एक पद विशेषता बताएगा दूसरे पद की, एक पद विशेषता बताएगा दूसरे पद की। अब देखिएगा
सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सभी हमारे साथी ध्यानपूर्वक सुने। जैसे हमने लिखा कृष्ण सर्पा, क्या लिखा हमने, कृष्ण सर्पा, यानी कृष्ण का मतलब क्या है, काला, और सर्प का मतलब क्या है, सांप। क्या है, कृष्ण का मतलब काला और सर्प का मतलब है सांप। तो एक पद क्या है, विशेषण, यानी जितने भी रंग हैं सब विशेषण के हो जाएंगे। और ये जो काला है वो कौन है, सांप, यानी सांप की विशेषता है कि वह काला है, सांप की विशेषता है कि वो काला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कृष्णा, क्या लिखेंगे, कृष्णा। दूसरा क्या हो जाएगा, सर्पः, क्या हो जाएगा, कृष्णा सर्पा, ठीक है, काला सांप। दूसरा यहाँ पर लिखते हैं रक्तोत्पलम। दूसरा हम लिखते हैं नील कमलम। नील कमलम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला शब्द क्या है, रंग है, दूसरा कमल है, कहता है नील कमलम। क्या कहा गया, नील कमलम। तो यहाँ पर जो साथियों नील है, क्या है, नील, नील क्या है, रंग है, नील क्या है, रंग है। तो रंग क्या है, कर्मधारय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीलम, नीलम कमलम, नीलम कमलम, नीलम कमलम, क्या हो जाएगा, नीलम कमलम। दूसरा देखिएगा, यहां पर अगर हो जाएगा महादेव, क्या हो जाएगा, महादेव। यहां पर हो जाएगा महात्मा, ठीक है। अगर यहां पर हो जाएगा महानदी, महानदी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले महादेव, महादेव हम किसे कहेंगे, तो महादेव अगर देखा जाए तो भगवान शंकर को भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बहुब्री है तो हम बहुब्री को देंगे, अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है, अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो हम क्या कहेंगे, महादेव को हम क्या कहेंगे, महा, महा, महा चासौ देवा, महाचासौ देवा। देखिएगा इसका मतलब क्या है, महान है जो देव, महान चा असौ देवा, महान है जो देव, क्या हो जाएगा, महान है जो देव। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाना है, महान है जो देव, महान है जो देव, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं महान है जो देव, सभी का सही है। ठीक है, महान है जो देव। अब जैसे लिखा है महात्मा, फटाफट बताइएगा महात्मा का क्या हो जाएगा, महात्मा का क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। अब महान है जो आत्मा, यानी अगर देखा जाए महान है जो आत्मा, क्या कहता है, महान है जो आत्मा, यानी महा चासौ आत्मा, महाचासौ आत्मा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर आप गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों, महादेव एक व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये पुल्लिंग में आएगा, ये जो देव है ना ये पुल्लिंग में आएगा, और आत्मा भी, और जो आत्मा है वो भी कैसी है, जीवित है। आत्मा क्या है, जीवित है, तो वो भी उसमें भी क्या आएगा, महाचासौ, यानी यहाँ पर भी महाचासौ, यहाँ पर भी महाचासौ, ऊपर भी महाचासौ आएगा और नीचे भी महाचासौ आएगा, दोनों तरफ महाचासौ आएगा, दोनों तरफ महाचासौ आएगा।
अब नीचे आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है, लिखा है महानदी। क्या लिखा है, महानदी। तो नदी कैसी होती है, नदी में प्राण नहीं होते हैं, नदी जीवित नहीं होती है, नदी जीवित नहीं होती है। तो हम महानदी को क्या कहेंगे, बड़ी नदी। क्या कहेंगे, बड़ी नदी है, महान नदी है। तो यहाँ पर महानदी, नदी स्त्रीलिंग में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, महती नदी। जैसे आपने नाम सुना होगा, कहते हैं महता जिया, सुना होगा ना, तो वहां पर क्या कहता है, महान जिया नहीं कहते थे, कहता महता जिया। महत, महत मतलब बड़ा, ठीक है। वैसे ही अगर हम महाकाव्यम की बात करेंगे, महाकाव्यम की बात करें, तो काव्य कैसे हैं, निर्जीव हैं। काव्य कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत काव्यम। क्या हो जाएगा, महत काव्यम। क्लियर। पूर्वी जो गलत किया है उसी को आप सही कर लीजिएगा। नदी बड़ी होगी लेकिन जीवित नहीं होती है, तो महती नदी कहेंगे। और जो काव्य होता है वो पुल्लिंग में आएगा, कहने का मतलब निर्जीव है लेकिन पुल्लिंग में है, तो उसको हम महत काव्यम कहेंगे, महत काव्यम कहेंगे। इसीलिए हमने जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी उन सभी को हमने इसमें ले लिया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। महादेवा, महान चासु देवा, महात्मा, महान चासु आत्मा, है ना। महर्षि, महर्षि, अगर महर्षि है तो आप क्या कहोगे, महान चासु ऋषि, महाचासु ऋषि, महाचासु ऋषि। ठीक है, बहुत बढ़िया सभी का। अब देखिएगा, एक छोटा सा जो अभी हमने ऊपर लिखा था ना उसी को बता देते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है रक्तोत्पल, रक्तोत्पलम, अभी इसको बिगाड़ दिया था ना। देखिएगा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है रक्त से उत्पन्न। क्या हो जाएगा, रक्त से उत्पन्न। रक्तोत्पलम मतलब रक्त से है जो उत्पन्न, रक्त से है जो उत्पन्न, रक्त से है जो उत्पन्न। तो रक्त का हो जाएगा रक्तम, रक्तम, रक्त से, रक्तम चा तत् उत्पलम, उत्पलम। रक्त से है जो उत्पन्न, रक्त से है जो उत्पन्न, रक्तम च तत् उत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम। क्लियर। पहला भाग कंप्लीट हो गया, पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं उपमेय उपमान की। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, याद रखिएगा। दूसरा मेरे साथियों जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय उपमान कर्मधारय। क्या बोलेंगे, उपमेय उपमान कर्मधारय। यहाँ पर आपसे क्या कहता है, कहता है उपमेय और उपमान का संबंध। किसका, उपमेय और उपमान का संबंध। चलिए आगे लिखा है, रक्त से है जो उत्पन्न, तो क्या कहोगे, रक्तम चातत उत्पलम। जितने भी एक जानवर लिखा है, मतलब एग्जाम्पल लिखा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्पल है मेरे साथियों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, जैसे उपमेय उपमान कर्मधारय की बात करी गई, तो यहाँ पर याद रखना इसमें एक पद उपमेय होता है। उपमेय मतलब साधारण, तथा इसमें उपमेय, उपमेय
और उपमान का संबंध पाया जाता है। इसमें मेरे साथियों संबंध किसका होता है? तो इसमें संबंध होता है उपमेय और उपमान का। किसका होता है? उपमेय और उपमान का। तो जहां पर संबंध उपमेय और उपमान का होता है, जहां पर संबंध उपमेय उपमान का होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं? वहां पर मेरे साथियों कर्मधारय होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कोई भी उपमेय यानी जो उपमेय होता है वो साधारण वस्तु होती है और जो उपमान होता है वो प्रसिद्ध वस्तु होती है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले कह दिया, हमने सबसे पहले कहा घन श्यामा। क्या कहा? घन श्यामा। ध्यान दीजिएगा, घन श्यामा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? घन मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है बादल। बादल, घन श्यामा, बादल के समान काले। क्या हो जाएगा? बादल के समान काले। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर सा सी से सम आया, जो कि मेरे साथियों उपमा अलंकार में आता था। किसमें आता था? उपमा अलंकार में आता था, वही आ गया सा सी से सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल के समान काले। ध्यान देना, तो घन को हम घन बना रहेंगे, बादल को बादल बना रहने देंगे घन के समान। ये जो के समान लिखा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? इव लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इव हो जाएगा। काला का क्या हो जाएगा? श्यामा हो जाएगा। घन इव श्यामा। क्या हो जाना है? घन इव श्यामा। क्या हो जाएगा? घन इव श्यामा। क्लियर? घन इव श्यामा, घन इव श्यामा। ठीक है, दूसरा देखिएगा। मान लीजिएगा हमने आपसे कहा चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला। अब आपने ये बोला, आपने क्या बोला? आपने ये कहा कि मैम अगर हम इसको अलग करेंगे तो ओ की मात्रा दो में डिवाइड हो जाती है, एक तरफ आ रहेगा और दूसरी तरफ ऊ रहेगा। यानी पहला पार्ट चंद्र, चंद्र सा उज्ज्वला मतलब उज्ज्वल, चंद्र सा उज्ज्वल, चंद्र सा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? चंद्र सा उज्ज्वल। तो चंद्र को हम क्या लिखेंगे? चंद्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चंद्र इव उज्ज्वल। क्लियर? टफ नहीं है कीर्ति, तुमको पहचानना पड़ेगा, सिर्फ ये है, तुमको विशेषण आने चाहिए। अगर विशेषण पता है तो विशेषण विशेष से छांट लोगे, और जब विशेषण विशेष से छट जाएगा तो ये बचा यही तो बचेगा, बचा यही बचेगा। अब देखिएगा तीसरा क्या आता है? चंद्रोज्ज्वला हो गया। अब जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कहते हैं नरसिंगा। जैसे नरसिंगा, सभी ने सुना होगा। अब इसका अर्थ बताओ, सभी लोग जल्दी से इसका अर्थ बताएं। नरसिंगा का अर्थ बताओ। चंद्र एव उज्ज्वला, बिल्कुल सही शिवाजी, चंद्र एव उज्ज्वला। ठीक है, चंद्र सा उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्र सा उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। तो हम क्या कहेंगे? चंद्र इव उज्ज्वलः। क्या कहेंगे? चंद्र इव उज्ज्वलः। ठीक है, घना इव श्यामः। नरसिंह को क्या कहेंगे? नर के समान सिंह। नर के समान सिंह नहीं, नर के समान सिंह नहीं, सिंह के समान नर, या हम कह सकते हैं नर सिंह के समान। जैसे आपने नरसिंह भगवान का अवतार देखा होगा, तो वो पूरे शरीर से तो इंसान थे, सिर्फ उनकी खुपड़िया खुपड़िया क्या थी? शेर जैसी थी। तो वो क्या थे? नर थे, आदमी थे, लेकिन शेर के समान थे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? नर सिंह के समान। ध्यान देना, क्योंकि ये चीज आप गलत करोगे, लिख के दे दे बताओ श्वेत पत्र पर। अच्छा, श्वेत पत्र से याद आया, आपको ये बताना है
कि श्वेत पत्र जो होगा वो कौन सा कर्मधारय होगा? श्वेत पत्र आपका कौन सा कर्मधारय होगा? देखिएगा, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? चंद्र सा। जब हमने चंद्र सा कहा तो सा को क्या कहते हैं? इव कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कहता है नरसिंगा। क्या कहता है? नरसिंगा। अब जैसे हमने आपसे कहा नरसिंगा, तो इसका मतलब क्या है? नर सिंह के समान। क्या कहता है? नर सिंह के समान। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने देखा नर है वो किसके समान? सिंह के समान। तो नर को हम क्या लिखेंगे? नरहा। क्या लिखेंगे? नरहा लिखेंगे। सिंह के समान तो क्या लिखेंगे? सिंघा इव। क्या लिखेंगे? सिंघा इव, यानी सिंह के समान, चंद्र के समान। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, अगर हम आपसे कहें पुरुष सिंघा, इसको भी बनाओ, पुरुष सिंघा। हमने आपसे क्या कहा? पुरुष सिंघा। क्या कहा? पुरुष सिंघा। जैसे आपने देखा पुरुष सिंघा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष, पुरुष सिंह के समान। क्या कहता है? पुरुष सिंह के समान। यहाँ पर क्या कहता है? पुरुष सिंह के समान। तो यहाँ पर पीछे लगा है सिंह के समान ना, तो आप भी ऐसे लगा दो, पुरुषा, पुरुषा सिंघा इव, सिंघा इव। या इसको एक तरह से और बना सकते हैं, इसको एक तरह से और बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, हम इसको बना सकते हैं सिंघा इव पुरुषा, सिंह के समान पुरुष, सिंह के समान पुरुष, सिंह के समान पुरुष। क्लियर? ये बात भी समझ में आ गई? दो कर्मधारय समझ में आ गए? थोड़ा कम समझ में आए होंगे एक बार क्लास को, मुझे नहीं लगता कम समझ में आए होंगे, क्योंकि इतना कठिन भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। तीसरा, तीसरे को क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय। क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय। क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय। अब देखिएगा, रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक का मतलब होता है रूप एक। क्या होता है? रूप एक। याद रखना, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान का एक होने पर, एक होने पर, यानी दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। क्या हम कहेंगे? दोनों के बीच, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। दोनों के बीच जब कोई अंतर नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तब हम मेरे साथियों उसको रूपक कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय कहते हैं। रूपक कर्मधारय का मतलब क्या होगा? रूप एक। रूपक मतलब रूप एक। तो जब उपमेय और उपमान का रूप एक हो जाता है तो उसको रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कर्मधारय कहते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला यहां पर आया क्रोधाग्नि। क्या आया? क्रोधाग्नि। अब क्रोधाग्नि का मतलब क्या होता है? क्रोध
रूपी अग्नि, इसको हम क्या कहेंगे? क्रोधाग्नि। कहते नहीं है क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि, क्रोध के समान नहीं होती यहाँ पर क्रोधाग्नि, मतलब जो अग्नि होती है, अग्नि सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्रोध होता है। क्रोध भी सब कुछ खराब करवा देता है, सब कुछ नष्ट करवा देता है। तो जैसे आपने क्रोधाग्नि देखी, रूपी, रूपी का मतलब क्या होगा? एव, एव का मतलब क्या होता है? ही, यानी क्रोध ही अग्नि है। अग्नि और क्रोध कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोध एव अग्नि, अग्नि। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? अगर इव लिखा है तो समान होगा, लेकिन अगर एव लगा है तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्लियर? एव नहीं होगा, एव होगा, एव। ठीक है। दूसरा अगर आपसे कहें, दूसरा इसका एग्जांपल, विद्या धनम। कहते नहीं है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, तो यहाँ पर क्या कहा गया? विद्या धनम। क्या हो गया? विद्या धनम। इसका मतलब क्या है? विद्या, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। यहाँ पर धन नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, क्या है? विद्या है, तो विद्या धन ही है, विद्या ही धन है। अगर आपके पास विद्या है तो आप कमा सकते हो, भूखे नहीं रहोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्या एव सर्व धनम प्रधानम। याद है ना? विद्या एव धनम, विद्या एव धनम, विद्या एव धनम। एव तो नहीं लिख दिया, एव लिखा है। विद्या एव धनम, विद्या एव धनम। अलका क्या लिखे हो? ग्रुप वाला, मतलब नहीं समझ पाए ये क्या है ग्रुप वाला? आगे देखिएगा, जैसे आप किसी कोई कह दे मुख कमलम, क्या कह दे? मुख कमलम, यानी अब मुख और कमल, मुख और कमल को एक बता दिया, यानी दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। तो मुख कमलम, जैसे हमने आपसे कहा मुख कमलम, तो मुख में क्या हो जाएगा? मुखम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखम, यानी मुख रूपी कमल। थोड़ा गलत हो गया, मुख कमलम का मतलब है कमल रूपी मुख, मुख कमलम, मुख कमलम यानी कमल रूपी मुख, कमल रूपी मुख, कमल रूपी मुख। तो क्या हो जाएगा? मुखम, मुखम एव कमलम, मुखम एव कमलम, यानी कमल रूपी मुख, कमल रूपी मुख। ठीक है, यही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कमल फेमस, फेमस चीज है, यहाँ पर ये फेमस है, विद्या फेमस है, यहाँ पर क्रोध अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है, तो फेमस है। क्लियर? आ गया समझ में सभी के? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भाई लिख लो, क्योंकि हमें पता है आधे लोगों को नहीं समझ आया होगा। हो गया? अब देखिए लास्ट वाला, लास्ट वाले को क्या कहते हैं? ध्यान से इसको समझिएगा, यह इसको कहते हैं उभय पद कर्म धारय। सभी लोग देखिएगा,
क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। सभी लोग बताइएगा उभय पद का मतलब क्या होता है। उभय का मतलब होता है दोनों पद कर्मधारय हों। दोनों पद क्या हो? कर्मधारय हो। कर्मधारय का मतलब है विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। या दोनों पद उपमान हो। दोनों पद क्या हो? उपमान हो। तो दोनों पद कर्मधारय होने पर, दोनों पद विशेषण होने पर, दोनों पद उपमान होने पर मेरे साथियों यहाँ पर क्या हो जाता है? उभय पद कर्मधारय हो जाता है। क्या हो जाता है? उभय पद कर्मधारय हो जाता है। अगर ऑप्शन में उभय पद कर्मधारय नहीं है तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी हो जाता है। क्या है? द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास हो जाता है क्योंकि द्वंद्व समास कहते हैं दोनों पद बराबर के होने चाहिए। क्या कहता है? दोनों पद बराबर के होने चाहिए। यहाँ पर मेरे साथियों दोनों पद कर्मधारय हैं। यहाँ पर दोनों पद कर्मधारय हैं। तो अगर दोनों पद कर्मधारय हैं, दोनों पद विशेषण विशेष्य हैं, दोनों पद कर्मधारय हैं, दोनों पद विशेषण हैं, दोनों पद उपमान हैं, तो वहां पर उभय पद कर्मधारय हो जाएगा और दोनों पद होने पर द्वंद्व चला जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है पीत कृष्णा। क्या लिखा है? पीत कृष्णा। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? पीता और कृष्णा, दो पद आ गए। अब देखिएगा यहाँ पर ये भी रंग है, रंग है तो ये भी विशेषण है। यहाँ पर कृष्ण है, ये भी रंग है और रंग होते हुए ये भी विशेषण है। तो अगर दोनों पद विशेषण हैं तो उभय पद कर्मधारय होगा। दोनों पद विशेषण हैं तो उभय पद कर्मधारय होगा और इसके होने पर यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके होने पर यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? कहते हैं आ गई। अब देखिएगा दूसरा पद देखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा है चर, चर मतलब घूमने वाले, चर मतलब घूमने वाले, चरने वाले, चलने वाले, कुछ भी कह सकते हो। चर और अचर तो क्या हो जाएगा? चराचरम। क्या हो जाएगा? चराचरम। यानी एक तरफ क्या है? चरहा, चरहा, अचरहा। क्या हो जाएगा? अचरहा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? चरम और अचरम, चरम और अचरम, चरम और अचरम। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो पद हैं और दोनों पद ही विशेषण है। दोनों पद ही विशेषण है तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर ऑप्शन में उभय पद कर्मधारय है तो इसको टिक करिएगा, अगर नहीं है तो द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। बुला रहे तुमको। क्लियर? बात क्लियर हो गई? तो मेरे साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, एक बेहतर जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हाँ, कल आपका तत्पुरुष समास होगा और थोड़ा विभक्तियों के विषय में पढ़ के आइएगा। जो कारक हमने पढ़ाए हैं, अगर पढ़ाए हैं तो पढ़ के आइएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कारक। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास थोड़ी टाइट लगी होगी, कल इससे भी टाइट होगी, क्योंकि कल हमें आपको सातों विभक्तियां पढ़ानी है। तो थोड़ा विभक्ति को पढ़कर आइएगा। धन्यवाद।